Hello students, in this video we'll discuss chapter number 6, Impact of British Rule in India. Students, in this video we'll discuss how the framework of India changed after British rule. As we have seen Battle of Plassey, Battle of Buxar, Maratha Wars in the last chapter. हमने last chapter में देख लिया था कि Battle of Plassey हो गया था 1757 में, Battle of Buxar हो गया था 1764 में, है ना। फिर मराठा वॉर्स हुए, उसके बाद धीरे धीरे करके कुछ डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के थ्रू, कुछ सब्सिडरी अलायंस के थ्रू ब्रिटिशर्स ने इंडिया के बहुत बड़े पार्ट को डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लिया था, है ना। हम लोगों ने देखा था डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स बाय डलहौजी, सब्सिडरी अलायंस रिचर्ड वेल्सले, इन सब ने मिलके इंडिया के एक बहुत बड़े पार्ट को एक्वायर कर लिया था। स्टूडेंट्स, इन्होंने जब इतने बड़े पार्ट को एक्वायर कर लिया, उसके बाद इन्होंने इंटरफेयर किया हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और आर्ट्स में। तो इन सब को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलो भाई देखते हैं। तो जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया की बहुत सारी टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में कर लिया, कब से कब तक क्या बचा, 1765 से लेके 1857 तक। 1764 में हुआ बैटल ऑफ बक्सर, और इसके बाद कोई भी छोटा या बड़ा राजा ब्रिटिशर्स को डायरेक्टली चैलेंज नहीं करता था। क्यों नहीं करता था बेटा? क्योंकि जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, तो एक राजा लड़ रहा था, नवाब ऑफ बंगाल, ब्रिटिशर्स से। नवाब ऑफ बंगाल की हार होती, नो इश्यूज नो प्रॉब्लम, एक राजा था बचा। पर जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो उसमें तीन राजाओं की, थ्री किंग्स, जो बहुत बड़े एम्पायर थे, उनकी कंबाइंड आर्मी ने लड़ाई की ब्रिटिशर्स के साथ, और फिर भी वो हार गए। तो अब इंडिविजुअल किंग तो चैलेंज बिल्कुल भी नहीं करता था किसको, ब्रिटिश रूल को, बैटल ऑफ बक्सर के बाद। तो 1765 से लेके 1857 तक बहुत सारी टेरिटरी के ऊपर डायरेक्टली पॉलिटिकल कंट्रोल, इकोनॉमिक कंट्रोल किसका हो गया बेटा, ब्रिटिशर्स का। अब उन लोगों को लगने लगा कि इतनी बड़ी टेरिटरी हमने एक्वायर तो कर ली है, पर इसको हम किस तरीके से इफेक्टिवली एडमिनिस्टर करें, ठीक है। तो वो नई नई पॉलिसीज लेके आने लगे, कौन बेटा, ब्रिटिश, क्योंकि अब उनको इंडिया को अच्छे से संभालना था। तो वो नई नई पॉलिसीज़ लाइक इसके लिए बेटा, एजुकेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फिर उन्होंने हमारे कल्चर मैटर्स में भी डिस्कस इंटरफेयर किया, सोसाइटी, इकोनॉमी, इन सब को वो बहुत प्रॉपरली मैनेज करना चाहते थे। किस किस को, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर, सोसाइटी एंड इकोनॉमी बेटा। और ब्रिटिशर्स ने हमेशा यही कहा है कि हम जितनी भी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, हम सिर्फ किसके लिए लेके आ रहे हैं, वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए ये सारे काम हम कर रहे हैं। पर रियलिटी तो कुछ और ही थी। इनका एम था, इनका उद्देश्य था कि मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन हो इस कॉलोनी का, और कॉलोनियल इंटरेस्ट को सर्व किया जाए, बस। ठीक हुई बात। हम क्या थे, कॉलोनी थे। किसकी कॉलोनी बन गए थे, ब्रिटिशर्स की। तो ब्रिटिशर्स हमें एक्सप्लॉइट कर करके अपनी मदर कंट्री मतलब इंग्लैंड का भला करना चाहते थे। अब यहाँ पर हमने देखा कॉलोनियल इंटरेस्ट, तो हम देखते हैं कॉलोनियल रूल होता क्या है बेटा। तो ये वो पॉलिसी है जिसके थ्रू एक पावरफुल नेशन, वो पावरफुल नेशन हमारे केस में था इंग्लैंड, ठीक है बात, कोई भी हो सकता है। अगर हम वियतनाम की बात करें तो वियतनाम के ऊपर रूल कर रहे थे फ्रेंच, फ्रांस, मतलब फ्रेंच लोग रूल करते हैं, हमारे ऊपर रूल कर रहे थे इंग्लिश, इंग्लैंड। तो यहाँ पर भी पावरफुल नेशन अपने कंट्रोल को एक्सटेंड करता है किसके ऊपर, वीकर कंट्री। वीकर कंट्री कौन हो गए उस टाइम के लिए, हम। इंडिया के ऊपर पूरी तरह कंट्रोल करना है किसने चालू कर दिया, इंग्लैंड ने, ठीक है। तो जब भी कोई पावरफुल नेशन एक वीकर कंट्री को कंट्रोल करता है तो इसे क्या कहते हैं, कॉलोनियल रूल, ठीक है बात। वियतनाम के ऊपर कंट्रोल था फ्रांस का, इंडिया के ऊपर था कंट्रोल इंग्लैंड का, और बहुत सारी कंट्रीज हैं बेटा ऐसे ही। तो ये लोग अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना ही इनका उद्देश्य था। ये कोई हमारे लिए वेलफेयर वगैरह नहीं करने वाले थे। Let's read what were the impact of these policies and how people responded to them. One by one we'll discuss all the policies and their impact on the people. पहले आएगा impact on education। तो इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन पढ़े कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या चेंज हुआ। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा था बेटा। इंडियन एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ऑसम था। हर एक पर्सन की बेसिक नीड को देखते हुए बनाया गया था।
हर व्यक्ति स्कूल में वो सीखता था जो उसकी रिक्वायरमेंट थी और अपनी लाइवलीहुड को इजीली अर्न करता था। ऐसे नहीं होता था कि एक साथ सबको बिठा के सबको सारी चीज़ें कॉमन पढ़ाई जा रही है, लिखाई जा रही है, भले उसमें उसका इंटरेस्ट हो या ना हो। ठीक है बात। अब एक बार बार छोड़ दो, अच्छा इसको बात करते ही नहीं है हम तो ये बात करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बढ़िया था। ठीक है बात। जब कोई किंग का बेटा पढ़ने आता तो वो बहुत सारी फीस किसको देता? टीचर को देता, गुरु को देता। और एक मीडियोकर फैमिली या पुअर फैमिली से बच्चा आता तो हो सकता है वो फीस नहीं भी देता, फिर भी उसकी एजुकेशन कंटिन्यू हो जाती, क्योंकि कोई बाउंडेड फीस, बाउंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर, बाउंडेड करिकुलम नहीं था। ठीक है बात। बहुत आसानी से बच्चा वहाँ आके पढ़ लेता था, कई बार बिना फीस दिए भी। इज इट पॉसिबल? आज के पॉसिबल है? नहीं। आज तो जो अल्ट्रा रिच है वो भी उतनी फीस देंगे, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है वो भी उतनी फीस देंगे। मतलब एक स्कूल की जो फीस होती है वो कॉमन होती है सबके लिए, कोई वेरिएशन नहीं होते हैं। चलो, तो पहले क्या सी था हमारा स्कूल, हम वो पढ़ेंगे। पाठशालाज होती थी। हिंदूज किस में जाते थे? पाठशाला, मदरसे फॉर मुस्लिम। हिंदूज के लिए पाठशाला, मदरसे होते थे, मुस्लिम्स के लिए कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे बेटा? पाठशाला में पढ़ाई जाती थी संस्कृत, ऐसे ही मदरसे में पढ़ाई जाती थी पर्शियन लैंग्वेज, देन ग्रामर, पोइट्री, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, ये सब स्कूल्स में पढ़ाया जाता था। साइंस एंड ज्योग्राफी वर यूजुअली नॉट टॉट, पर इसका कुछ साइंटिफिक प्रूफ नहीं है हमारे पास कि ज्योग्राफी बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जाती थी। अगर ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई जाती थी तो हमने भूगोल, जिसको आज आप जियोग्राफी बोलते हैं, उसका नाम भूगोल कैसे आया होगा? भू मतलब होता है अर्थ और गोल मतलब गोल। ये बाद में बहुत लोगों को पता चला, जबकि कुछ लोग बोलते थे अर्थ स्क्वायर होती, तो हमने पहले से ऐसे कैसे बोल दिया? मतलब हमारे यहाँ भी ज्योग्राफी अच्छी खासी चलती थी। साइंस भी थी हमारे। सुश्रुत के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो उस टाइम में प्लास्टिक सर्जरी वगैरह कर लेते थे, है ना? तो मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, पर इन्होंने भी यही लिखा कि यूजुअली नॉट टॉट, मतलब यूजुअली नहीं पढ़ाई जाती थी, पर पढ़ाई तो जाती थी। चलो, जो स्टूडेंट्स थे वो अवेयर नहीं थे किसके फील्ड में? न्यू डेवलपमेंट्स इन डिफरेंट फील्ड्स। जो नए नए डेवलपमेंट हो रहे थे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, स्टूडेंट उससे अवेयर नहीं होते थे, ऐसा ये कह रहे हैं। बट आई डोंट थिंक सो। चलो, हमने मान लिया कि हमारे इंडिया में पहले पाठशाला और मदरसे होते थे, ये सही बातें होते थे। पाठशाला में संस्कृत और मदरसे में पर्शियन बेसिकली पढ़ाई जाती थी। इसके साथ पोइट्री, ग्रामर, ज्योमेट्री भी पढ़ाई जाती थी और कभी कभी ज्योग्राफी और साइंस भी पढ़ाई जाती थी। ठीक है बात। स्टूडेंट्स मॉडर्न डेवलपमेंट से अवेयर नहीं होते थे। प्रिंटेड बुक्स अवेलेबल नहीं थी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उस टाइम हम समझदार थे। हम पेड़ काट के एक कॉपी बना के उस पर नहीं लिखते हैं कि सेव ट्रीज, हम उस टाइम सेव श्योर मतलब पक्का करते ही थे। अब तो हम एक पेड़ काटते हैं, उससे एक कॉपी बनाते हैं, फिर कॉपी पे लिखते हैं, बुक पे लिखते हैं सेव ट्रीज। पर हमारे पास पहले वैसा कंसेप्ट था ही नहीं, हम प्रिंटेड बुक्स को चलाते ही नहीं थे। द मोड ऑफ टीचिंग वॉज ओरल, और ओरल टीचिंग होती थी। Yes, there was no fixed time for admissions. There were no curriculum. No curriculum तो होता था कुछ भी, no fixed curriculum, कोई fixed curriculum नहीं होता था। According to need आपको पढ़ाया जाता था, और admission का time भी कोई fix नहीं होता था। Fee were not fixed, ये सबसे बढ़िया कैरेक्टर था, तभी तो हमारा लिटरेसी रेट 90% से भी ज़्यादा था, कि हर कोई पढ़ सकता था। Even a son of a barber, washerman, एनीबडी, कोई भी स्कूल जा सकता था, पुअर भी रिच भी। क्यों? क्योंकि फीस कोई स्टैंडर्डाइज नहीं थी, फिक्स नहीं थी। पुअर अपने हिसाब से दे दे, रिच अपने हिसाब से दे दे। पर आज तो मुश्किल हो गया, तभी तो हमारा लिटरेसी रेट इतना कम हो गया है। टीचर्स वो पेड बाय पेरेंट्स इन कैश और इन काइंड। टीचर्स को पेमेंट कैश में भी मिल जाता था और कई बार काइंड में भी मिल जाता। काइंड मीन्स व्हाट? जैसे किसी के यहाँ गेहूँ लगाए, चावल लगाए या दाल लगाए, तो वो भी वो टीचर्स को दे देते थे। नाउ एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश। शुरुआत में तो ब्रिटिश ट्रेड करने आए थे, अपना इकोनॉमिक बेनिफिट देखते थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था हमारे एजुकेशन सिस्टम से। ठीक है। सो द ब्रिटिश डिड नॉट टेक एनी इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन फॉर मोर देन हाफ अ सेंचुरी। हाफ अ सेंचुरी तो उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। दे वर मोर फोकस्ड ऑन ट्रेड एंड प्रॉफिट। उनका मेजर फोकस होता था ट्रेड और प्रॉफिट। पर फिर क्रिश्चियन मिशनरीज ने समझाया। परसुएशन का मतलब होता है समझाना। किसने बेटा? क्रिश्चियन मिशनरीज में। आज जितने भी आप सेंट पॉल्स स्कूल देखते हो, सेंट जोसेफ देखते हो, सेंट मैरी देखते हो, और
ग्रेगोरियंस स्कूल्स को देखते हो बेटा, ये सब इनिशियल लेवल में शुरू किए हैं क्रिश्चियन मिशनरीज ने। तो ये क्रिश्चियन मिशनरीज ने इन लोगों ने समझाया कि भाई आपको एजुकेशन पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, और इसी वजह से फिर इन लोगों ने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया। इन्होंने एक एनुअल बजट भी बना दिया। वो एनुअल बजट था 1,00,000 रुपीज़ का, किसके लिए? एजुकेशन के लिए। और ये सब किया गया चार्टर एक्ट 1813 के अकॉर्डिंग, अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग ही ये 1,00,000 रुपये का प्रोविजन और बहुत सारे चेंजेस एजुकेशन में ये लोग लेके आए। ये याद रखना, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब यहाँ से एक डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया बेटा। वो डिस्प्यूट किस किस के बीच में स्टार्ट हो गया? ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्टिक डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट, आप कुछ भी बोल दो, किस किस के बीच में स्टार्ट हो गया? ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्ट। अगर मैं एक एक लाइन में शुद्ध हिंदी भाषा में समझाऊं तो ओरिएंटलिस्ट वो थे जो पर्शियन लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज या हमारी भाषा, भारत की भाषाओं को प्रेफरेंस देते थे, भले वो बंगाली हो, उड़िया हो, मराठी हो। उनका मानना ये था कि भाई इनकी भाषा में पढ़ाना ज़्यादा बेस्ट है, इनको सीधे कनेक्ट करेगा, समझ में आएगा। और एंग्लिस्टिक बोलते थे नहीं, इनको इनकी भाषा में पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें हमें इंग्लिश सिखानी है, हमें इन्हें साइंस पढ़ाना है, हमारे डेवलपमेंट्स दिखाने हैं, तो इन्हें हमें इंग्लिश में पढ़ाना है। तो बस यही डिस्प्यूट का रीज़न था किस किस के बीच में? ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिस्टिक। ओरिएंटलिस्ट एशियन लैंग्वेज के फेवर में थे और एंग्लिस्टिक ओनली इंग्लिश। जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे जिन्होंने फेवर किया लॉ, फिलॉसफी और लिटरेचर को ईस्ट के, ठीक है, और ओरिएंट वर कॉल्ड ओरिएंटलिस्ट। जिन्होंने ईस्ट की लॉ, फिलॉसफी, लिटरेचर की बात की उन्हें क्या कहा गया? ओरिएंटलिस्ट। पर वो स्कॉलर्स जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रेफरेंस दिया और कहा कि ये मीडियम ऑफ टीचिंग क्या ही होना चाहिए? इंग्लिश, वो थे एंग्लिस्ट। और ये डिबेट बहुत लंबा चला और लंबा चलने के बाद एक टाइम में ख़त्म भी हो गया। पर रिजल्ट किसके पक्ष में आया? एंग्लिस्ट, ठीक है, एंग्लिस्ट के पक्ष में आया रिजल्ट। किन के फेवर में? एंग्लिस्ट के फेवर में आया कि भाई हमें तो इंग्लिश पढ़ाना है और वेस्ट में जो डेवलपमेंट हुई वो बच्चों को सिखाना है, अंग्रेजी पढ़ाओ, ठीक है। लॉर्ड थॉमस मैकाले केम विथ हिज फेमस, फिर आते हैं पिक्चर में लॉर्ड थॉमस मैकाले। हमारे थॉमस मैकाले लेके आए मैकाले मिनट। दिस सपोर्टेड द एंग्लिस्टिक व्यू पॉइंट। और जो थॉमस मैकाले के मैकाले मिनट थे, किसको सपोर्ट करते थे? स्टूडेंट्स, एंग्लिस्टिक व्यू को, ठीक हुई बात? चलो, और ये क्या बने बेटा? ही वॉज द लॉ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। ही वॉज द लॉ मेंबर, वो कौन थे? लॉ मेंबर थे। थॉमस मैकाले कौन थे? ये हैं थॉमस मैकाले। ये लॉ मेंबर बने किस काउंसिल के? काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल। और उस टाइम में इंडिया के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। मेरी बात सुनो, लॉ मेंबर कौन थे? थॉमस मैकाले। और उस टाइम लॉ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल कौन थे? थॉमस मैकाले। और इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे उस टाइम में? विलियम बेंटिक। तो जो विलियम बेंटिक थे इन्होंने मैकाले को सपोर्ट किया, मैकाले के पर्सपेक्टिव की तारीफ की, इनकी सोच को बढ़िया तरीके से क्या किया? सपोर्ट किया। और ही पास द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। और फिर विलियम बेंटिक ने पास करवा दिया इंग्लिश एजुकेशन एक्ट का 1835 में। कब पास करवा दिया बेटा? 1835 में आ गया इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। और जब से ये आया इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, कब आया? 1835 में। इसके बाद से विलियम बेंटिक ने बिल्कुल क्लियरली कह दिया, मैकाले और ये दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में ही रहते थे हमेशा, कि भैया गवर्नमेंट फंड को सिर्फ और सिर्फ हम यूटिलाइज करेंगे वेस्टर्न लिटरेचर के प्रमोशन पे और साइंस के प्रमोशन पे, और जो मीडियम होगा इंस्ट्रक्शन का वो भी होगा इंग्लिश। बेटा जैसे आप लोग ये SST को किस में पढ़ रहे हो? इंग्लिश में पढ़ रहे हो ना, ऐसे ही जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं वो इसको काय में पढ़ लेते हैं? हिंदी में। तो जो मैकाले थे, विलियम बेंटिक थे, वो किसके सपोर्ट में थे? कि जो मीडियम हो एजुकेशन का वो कैसा होना चाहिए? इंग्लिश। सारे सब्जेक्ट आप किस में पढ़ोगे? इंग्लिश में। फिर धीरे धीरे बेटा गवर्नमेंट ने हाँ स्कूल ओपन किए, कॉलेजेस ओपन किए, इंग्लिश टेक्स्ट बुक प्रोड्यूस की गई स्कूल्स के लिए। फिर जितना भी प्रमोशन पहले ओरिएंटल लर्निंग का होता था वो पूरा बंद कर दिया गया।
ठीक है। 1844 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इंग्लिश कंपलसरी कर दी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अब देखो बेटा, गवर्नमेंट जॉब शुरू से लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रेफरेंस रहा है। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा ही। अब जब कंपलसरी होगी तो सीखना ही पड़ेगा ना। तो इस तरीके से इंग्लिश को फुल फ्लेजेड वे में प्रमोट किया। ठीक है बात। चलो, दिस रिजल्टेड इन रश टू स्टडी इन इंग्लिश मीडियम स्कूल। और फिर इस तरीके से गवर्नमेंट जॉब्स के ल्यूक्रेटिव क्या 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 ऑप्शन को देखते हुए सब लोगों ने फटाफट इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन लेना चालू कर दिया। नो मोर सेक्शन हम देखेंगे ओरिएंटलिस्ट। सर विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक, ये प्रोमिनेंट ओरिएंटलिस्ट थे। अगर आपकी मैम 1 मार्क में पूछती है राइट डाउन द नेम्स ऑफ 2 प्रोमिनेंट ओरिएंटलिस्ट, तो क्या लिखेंगे आप? सर विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक। ठीक है बात। इन्होंने हमेशा एंशिएंट सेक्रेड और लीगल टेक्स्ट, जितना भी इंडिया में जो सेक्रेड टेक्स्ट था, लीगल टेक्स्ट था, कहा कि इसको पढ़ाया जाए, बहुत बढ़िया है, ये बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है रियल इंडिया की, ऐसी ऐसी बातें की। बहुत सारे जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे ना बेटा, वो लोग तो इनके पक्ष में भी थे कि यार चलो ठीक है, हमको ऐसा ही करना भी चाहिए। मेनी कंपनी ऑफिशियल्स बिलीव दैट ब्रिटिश शुड प्रमोट पोइट्री। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स का मानना था कि कंपनी को पोइट्री, पर्शियन, हिंदी लिटरेचर को प्रमोट करना चाहिए, जिससे वो जगह बना सके किसके दिलों में? इंडियंस के दिलों में। ठीक है, पर्शियन एंड हिंदी लिटरेचर, एज दिस वुड हेल्प देम विन अ प्लेस इन द हार्ट ऑफ देयर सब्जेक्ट्स। फिर जो कलकत्ता में मदरसा ओपन हुआ वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने करवाया 1782। द कलकत्ता मदरसा वॉज सेटअप बाय वॉरेन हेस्टिंग इन 1782। और इस मदरसे को ओपन करने के पीछे जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे उनका एक ही उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था कि भैया यहाँ से हम बच्चों को इस्लामिक लॉ पढ़ाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। जो विलियम जोन्स थे उन्होंने भी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ओपन अप की। कब? 1784। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल मदरसा 1782 में किसने ओपन किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक हुई बात। पर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने 1784 में किसने की बेटा? विलियम जोन्स। ठीक हुई बात। और इन्होंने एक जनरल भी स्टार्ट किया ऑन एशियाटिक रिसर्च। विलियम जोन्स ने एक जनरल स्टार्ट किया किस पे? एशियाटिक रिसर्च पे। फिर संस्कृत कॉलेज स्टार्ट किया जोनाथन डंकन ने 1791 में। कहाँ पर? बनारस में। और इसका पर्पस था हिंदू लॉ और फिलॉसफी पढ़ाना। संस्कृत कॉलेज किसने ओपन किया बनारस में 1791 में? जोनाथन डंकन ने, और जिसका मेन पर्पस था हिंदू लॉ और फिलॉसफी को पढ़ाना। अब हम देखेंगे एंग्लिस्ट। इन द अर्ली 19th सेंचुरी की शुरुआत में ही जो कुछ इंग्लिश लोग थे उन्होंने क्रिटिसाइज़ करना चालू कर दिया ओरिएंटलिस्ट को। ओरिएंटलिस्ट की बहुत बुराई की कि भैया ये जो आप बातें करते हो ओरिएंटलिस्ट लर्निंग, कुछ हर कुछ बात है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। दे ओपन दैट नॉलेज ऑफ ईस्ट वॉज अनसाइंटिफिक। ओपाइंड, क्या लिखा है ये? ओपाइंड। इनका मतलब था किसका बेटा? इंग्लिस्ट का, कि ये जितना भी इंडिया में ईस्ट में कुछ पढ़ाया लिखाया जाता है पूरा अनसाइंटिफिक है, फुल ऑफ फ्लॉज, मतलब गलतियों से भरा हुआ है। ओपाइंड मतलब होता है मत, मतलब इनकी राय थी, इनकी सोच थी, इनका मत था कि भैया इंडिया में जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है ना सब अनसाइंटिफिक है, किसी भी चीज़ का कुछ भी मतलब नहीं है, गलतियां हैं इसमें। तो इसीलिए वेस्टर्न सिस्टम ऑफ लर्निंग लाना चाहिए जो ईस्टर्न सिस्टम से तो बहुत अच्छा है, ऐसा इनको लगता था बेटा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक हुई बात। अपनी तारीफ में लगे रहते थे गधे। ठीक है, तो इनको लगता था कि भाई हमारा इंग्लिश में जितना भी लिटरेचर है, वेस्टर्न लिटरेचर, वही सुपीरियर है। तो इंडिया को भी हमें बताना चाहिए कि हमने कितना साइंटिफिक एडवांसमेंट कर लिया, कितना टेक्नोलॉजिकली हम आगे चले गए हैं।
ठीक है, तो हम तो बस यही पढ़ाएंगे। जेम्स मिल वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ ओरिएंटल लर्निंग। और जैसे कि थॉमस मकाले थे वैसे ही थे हमारे जेम्स मिल, इन्होंने भी ओरिएंटल लर्निंग की भर भर कर बुराई की है। और जो जेम्स मिल थे सीनियर सिविल सर्वेंट थे इंडिया के, ठीक है बात। ये वही जेम्स मिल है बेटा जिन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इंडियन हिस्ट्री, नहीं सॉरी इंडियन हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री और मुस्लिम हिस्ट्री, गलत बोल रही हूँ मैं, हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री और ब्रिटिश हिस्ट्री, ऐसे डिवाइड किया है इन्होंने, जिसका कुछ भी साइंटिफिक बेस नहीं है, बिना लॉजिक के कुछ भी खुद ने बोला है और हमसे बोल रहे हैं कि भैया जो ओरिएंटल लर्निंग है वो किसी काम की नहीं है। पर अब क्या ही कर सकते हैं, जेम्स मिल तो थे, जेम्स मिल अपनी गलती इन्हें दिखी नहीं और हमारी गलती भर भर के निकाली। अब हम देखेंगे वुड्स डिस्पैच, कहाँ आ गए बेटा, अब हम 1854 में। जो वुड्स डिस्पैच था वो कब आया, 1854 में। वो भी एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस लेके आए हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वुड्स डिस्पैच, इसे वुड्स डिस्पैच कहते हैं क्योंकि इसके जो ऑथर थे वो थे चार्ल्स वुड, ठीक है बात। चार्ल्स वुड भी बड़े ही कमाल इंसान थे, ये कह रहे थे It emphasized on the practical benefit of Western learning system। इन्होंने बताया कि जो वेस्टर्न लर्निंग सिस्टम है बहुत प्रैक्टिकल है, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत एडवांटेजेस हैं, ठीक है। इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी बनाई कि अब यही एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में फॉलो की जाएगी। जो वुड्स डिस्पैच थे उसके हाईलाइट्स हम पढ़ेंगे। इंडिया वुड बी एबल टू रियलाइज द बेनिफिट, हम वुड्स डिस्पैच किए बेटा, हाइलाइट्स नहीं पढ़े, हम वो हाइलाइट्स पढ़ रहे हैं जो वुड्स डिस्पैच ने इंडिया में एजुकेशन पॉलिसी बनाते टाइम कहे कि ये पर्टिकुलर बेनिफिट्स वेस्टर्न एजुकेशन के इंडियंस को मिलेंगे। तो पहला एडवांटेज मिलेगा कि जो इंडियंस है वो रियलाइज़ करेंगे कि भैया ट्रेड और कॉमर्स के बेनिफिट क्या हो सकते हैं। इंडिया वुड बी एबल टू रियलाइज द बेनिफिट्स फ्रॉम एक्सपांशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड और कॉमर्स को अगर हम बढ़ाएं तो हम कितना बेनिफिट ले सकते हैं, ये कौन बता रहे हैं बेटा हमको, ब्रिटिशर्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन, आज से 5000 साल पहले जो सिविलाइजेशन इंडिया में थी वो भी इंटरनेशनल ट्रेड करती थी, ठीक है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में बहुत सारी सील्स, बहुत सारी चीज़ें कहाँ से मिली है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। पर इन्हें कौन बताएगी, अब हमें सिखा रहे हैं कि ट्रेड और कॉमर्स को एक्सपांड करने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। फिर इन्होंने बोला अगर इंडिया को हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे, इंग्लिश एजुकेशन देंगे तो ये वेस्टर्न कल्चर और लाइफ स्टाइल से भी एक्सपोज होंगे, जिससे कि इंग्लिश गुड की नई डिमांड बढ़ेगी इंडिया में, जिसमें सबसे बड़ी डिमांड बढ़ाई हमने लिकर की, शराब, दारू, ठीक है ना, लिकर। सेकेंड वेस्टर्न आउटफिट्स, थर्ड ब्रेड, ठीक है। हम जो रोज़ ताज़ी रोटी बना के खा सकते हैं, हमारे रेफ्रिजरेटर में ब्रेड होती है और हम उस क्या बोलेंगे, बासा ही बोलेंगे ना, पुराना है ना, उसको उसी ब्रेड को 1-2 दिन खाते रहते हैं, जबकि हमारी मम्मियाँ तो हमें ताज़ी रोटी पराठा बना के खिला सकती हैं। पर ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, ये लोग आलसी थे, इन्होंने हमें भी आलसी बना दिया, ब्रेड हमारे स्टेपल डाइट में शामिल करवा दी। चलो ब्रेड बोले तो वो ब्रेड जो हमारे घर में होती है, रोटी चपाती अलग होती है, पराठा अलग होता है, ब्रेड ब्रेड होती है, ये भी इन्होंने हमें खाना सिखाया है। फिर जो वेस्टर्न लर्निंग है ये नए स्किल्स देगी इंडियंस को, ठीक है। अब इंडिया के लोगों में स्किल आ जाएंगे तो जो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है उसको बहुत सारे स्किल्ड इंडियंस मिलेंगे, उनसे वो काम करवाएंगे, ठीक है बात। तो ये भी एक एम था कि थोड़े एजुकेटेड बंदे ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने के लिए भी चाहिए थे, इसलिए उन्होंने हमें पढ़ाया। और अगर ये इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश इनका टेस्ट हो जाएगा, इंग्लिश कल्चर को ये जानने लगेंगे, तो बेटा एक बात ये भी होगी कि फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉयल हो जाएंगे, ठीक है, एंड डिपेंडेबल एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे। और ये कंपनी के रिसोर्सेज को भी सेव करेगा। एक ब्रिटिश ऑफिसर्स को ब्रिटेन से इंडिया बुलाने का खर्च, उस अकेले खर्च में तो कितने इंडियन लोगों को ये काम दे देंगे। तो सब कुछ इन्होंने किया इनकी भलाई के लिए। अब वुड डिस्पैच ने कुछ इम्प्रूवमेंट की भी बात की कि जो इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हमें थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने प्रपोज किया
पहला कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाओ, जैसे आज हम देखते हैं CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, MP बोर्ड। तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाने की बात की किसने किसने इन्होंने वुड्स डिस्पैच के अंदर हमने कोशिश नहीं की, ब्रिटिशर्स ने क्या बना दिया बेटा, एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, जिनका काम होगा सुपरविजन का, कि वो सुपरवाइज करेगा इंडियन एजुकेशन को, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, और जहाँ पर भी नीड होगी वहाँ पर फाइनेंशियल एड देगी, मतलब फाइनेंस करके मदद करेगी किसकी, स्कूल्स की, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की। सेटिंग अप ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट इन ऑल प्रोविंसेस, हर स्टेट में, प्रोविंसेस हर स्टेट में एजुकेशन डिपार्टमेंट ओपन अप करो, और जिसका काम होगा एजुकेशन को सुपरवाइज करना और फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना उस स्टेट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। फिर ग्रेडिंग सिस्टम को एस्टेब्लिश करना है स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेडिंग सिस्टम लेके आए। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर था वुड्स डिस्पैच का। गिविंग ग्रांट्स टू प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं कॉलेजेस हैं उनको भी थोड़ी ग्रांट दो कि वो भी अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा सकें। फिर जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, वुड्स डिस्पैच ने ये बोला कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्नाकुलर रखो प्राइमरी लेवल पे, मतलब जब छोटे बच्चे हों क्योंकि वो बहुत अच्छे से अपनी लैंग्वेज में समझ पाएंगे, तो प्राइमरी लेवल पे उनको क्या पढ़ाओ, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, उनकी खुद की लोकल लैंग्वेजेस, बंगाली, मराठी, गुजराती, और हायर लेवल में पढ़ाओ इंग्लिश। और भैया टीचर्स को काम देने के पहले, रिक्रूट करने के पहले, जॉब सर्विस में लाने के पहले उनकी ट्रेनिंग का पूरा इंतज़ाम होना चाहिए। सेटिंग अप न्यू इंस्टीट्यूशन, नए नए इंस्टीट्यूशन बना दिए फॉर टीचर्स ट्रेनिंग। चलो भाई, तो पहले हम हिस्ट्री इन रियल लाइफ देखते हैं। आज जितना भी आप ये यूनिवर्सिटी सिस्टम देखते हैं, ये इंडिया में जितना भी आज इंडियन यूनिवर्सिटी सिस्टम हम देख रहे हैं इंडिया के अंदर, वो पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया था, वुड्स डिस्पैच ने। आज के करंट यूनिवर्सिटी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, नहीं तो पहले भी इंडिया में नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, पर हम मॉडर्न यूनिवर्सिटी सिस्टम की बात करें जो रन कर रहा है, वो पहली बार कौन ने लिखा है, वुड्स डिस्पैच। अदरवाइज वी हैव रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़, नालंदा, तक्षशिला। चलो अब हम देखेंगे क्या इफेक्ट हुआ वेस्टर्न एजुकेशन का। पहले फ़ायदे देखेंगे। मैरिज, जो नया सिस्टम था उसने डिसिप्लिन लेके आया पाठशाला में। टीचिंग का बेस बनी टेक्स्ट बुक, और कंटिन्यूसली चिल्ड्रंस को टेस्ट किया जाने लगा थ्रू सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, प्रॉपर एग्जामिनेशन हो रहे हैं, पाठशाला में डिसिप्लिन आ रहा है। स्टूडेंट्स को रेगुलर फीस देनी पड़ती थी, इसीलिए वो क्लासेस भी रेगुलर अटेंड करते थे, मतलब हमने जो पैसा दिया उसको वसूलें भी, तो इस टाइप की सोच के साथ बच्चे, क्योंकि रेगुलर फीस दे रहे हैं तो रेगुलर स्कूल आ रहे हैं। टीचर का भी एक फिक्स टाइम टेबल होता था और टीचर के पास एक फिक्स करिकुलम होता था, वही उसे पढ़ाना पड़ता था। बिसाइड्स गवर्नमेंट पंडिट्स वर अपॉइंटेड हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्रूविंग द एजुकेशन इन पाठशाला। इन सब के बाद में बच्चा एक आपने करिकुलम बना दिया, फीस डिसाइड कर दी, उसके बाद भी इन लोगों ने पंडिट्स को अपॉइंट किया, और वो पंडिट्स का काम क्या होता है कि पाठशाला में एजुकेशन के स्टैंडर्ड को, सिस्टम को थोड़ा सा इम्प्रूव कर देना। यूनिवर्सिटी सेटअप की गई कलकत्ता में 1857 में, मद्रास और बॉम्बे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 1857 में यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई। एट रुड़की एंड कलकत्ता 2 इंजीनियरिंग कॉलेज वर एस्टेब्लिश्ड। रुड़की और कलकत्ता में 2 इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिए गए। मेजर सिटीज़ जैसे कि बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, लाहौर था, यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस भी बनाए गए। टू रिमेंबर 2 इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की एंड कलकत्ता, ये कभी बन गए थे बच्चों, तब 1857 में। ठीक है मैम। देन बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, लाहौर में मेडिकल कॉलेजेस भी ओपन अप किए गए। फर्दर एडवांसमेंट हुए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। इस पीरियड में सोशल रिफॉर्मर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल था एजुकेशन इम्प्रूवमेंट में। ठीक है, जो इंडियंस थे उन्होंने न्यू कंसेप्ट को सीखा, लिबर्टी के, नेशनलिज्म, सोशलिज्म थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन। हमको तो पता ही नहीं था क्या होती है लिबर्टी, क्या होता है नेशनलिज्म, सोशलिज्म, ये सब हमें थैंक यू बोलना चाहिए कि हमें किसने सिखाया, वेस्टर्न एजुकेशन ने। और जैसे ही हमने ये सीखा तो हमने अपने राइट्स के लिए लड़ना चालू कर दिया। ब्रिटिशर्स से पूछा
हु आर यू? कौन हो तुम भाई? तुम हमारे ऊपर रोल क्यों कर रहे हो? ये कब कैसे ही जाना हमने वेस्टर्न लर्निंग से? जो अल्टीमेट हेल्प थी, सॉरी, दिस अल्टीमेटली हेल्प इन अटेनिंग इंडिपेंडेंस इन 1947। और ये जो लिबर्टी थी, ये नेशनलिज्म था, सोशलिज्म था, जो हमने ब्रिटिश टैक्स से ही सीखा, इसने अल्टीमेटली हमें स्वतंत्रता दिलवा दी 1947 में। नाउ डी मैरिज, तो इस सिस्टम की बुराइयां क्या थी? ये सिस्टम कभी भी नहीं चाहता था कि सारे लोग पढ़ें, ठीक है बात? इन्हें सिर्फ अपनी कंपनी के लिए कुछ थोड़े बहुत नौकर चाहिए थे, दैट्स इट। चलो, एजुकेशन फॉर ऑल वॉज नॉट द एम ऑफ दिस न्यू एजुकेशन सिस्टम। नए एजुकेशन सिस्टम का काम, सोच, एम, उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था कि सबको एजुकेशन देना है। जो ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम था एजुकेशन का, वो धीरे धीरे डिक्लाइन करता गया, है ना? जब आपने बोल दिया कि गवर्नमेंट जॉब आपको इंग्लिश पढ़ने पर ही मिलेगी, तो कौन जाता पाठशाला में, कौन जाता मदरसे में? तो धीरे धीरे इंडियन सिस्टम डिक्लाइन कर गया। जो मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे वो बिग सिटीज़ में थे, तो स्मॉल सिटीज़ और टाउन्स और विलेज के बच्चे पढ़ नहीं पाए, उन्हें पूरी तरह निगलेक्ट किया गया। एजुकेशन ऑफ गर्ल्स वॉज ऑल्सो नेग्लेक्टेड एज देयर ओनली फ्यू प्रोविजंस फॉर देम। लड़कियों के लिए एजुकेशन की भी कोई प्रॉपर बातचीत नहीं की गई, है ना? तो थोड़े बहुत प्रोविजंस उनको दिए गए, पर बाकी उन्हें भी नेगलेक्ट ही किया गया। अब हम देखेंगे क्विक रिवीजन। बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश, स्टूडेंट्स वर टॉट इन पाठशाला एंड मदरसे। काय में पढ़ाई होती थी? पाठशाला और मदरसे में। फिर चार्टर एक्ट आ गया बेटा 1830 में, जिसने एनुअल ग्रांट दी 1 लाख रुपीज़ की। जो थॉमस मकाले थे वो लेके आए अपने मकाले मिनट, ठीक है बात, जिन्होंने एंग्लिस्टिक व्यू पॉइंट को ही सपोर्ट किया। मकाले मिनट ने किसको सपोर्ट किया? एंग्लिस्ट को। विलियम बेंटिंग ने पास किया इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। विलियम बेंटिंग ने क्या पास किया बच्चा? इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। चलो 1835 में। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब्स। फिर वुड्स डिस्पैच आया 1848 में, 1854 में। वुड्स डिस्पैच कब आया बेटा? 1854 में, जिसने कहा कि प्रैक्टिकल बेनिफिट है वेस्टर्न लर्निंग के, इसलिए किसको ही प्रमोट करना है हमें? वेस्टर्न लर्निंग को। अब हम देखेंगे ट्रू और फॉल्स। जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे जो फेवर करते थे स्टडी ऑफ लॉ, फिलोसफी एंड लिटरेचर ऑफ द ईस्ट, ईस्ट को जो फेवर करते थे हम उन्हें बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट। पर यहाँ क्या लिखा है? एंग्लिस्टिक। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स, ठीक है बात। Then according to Wood Dispatch, Western education would create a demand for English goods among Indians। बिल्कुल सही। अंग्रेजी पढ़ाओ, इंग्लिश टेस्ट डेवलप करो, तो ये इंग्लिश गुड्स की डिमांड करेंगे। एजुकेशन फॉर ऑल वॉज नॉट द एम ऑफ न्यू एजुकेशन सिस्टम। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही। नहीं, कभी चाहते ही नहीं थे कि सब पढ़ें। मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वर सिचुएटेड इन बिग सिटीज़ ओनली। वेरी राइट। स्मॉल सिटीज़ को तो इन लोगों ने बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया था। बेटा एजुकेशन फॉर ऑल कभी भी इनका एम नहीं था, ठीक है बात। इसको मैम ऐसे भी पूछ सकती है, एजुकेशन फॉर ऑल वाज नॉट द एम ऑफ न्यू एजुकेशन सिस्टम। हाँ ट्रू, पर अगर ये वाला सेंटेंस एज इट इज आ जाए तो ये फॉल्स। द न्यू एजुकेशन सिस्टम हैड सेवरल प्रोविजन फॉर गर्ल्स। फॉल्स। वेरी लिमिटेड प्रोविजंस वाज देयर फॉर गर्ल्स। और बेटा जो एजुकेशन सिस्टम था वो सिर्फ रिजिड ही नहीं था, बहुत एक्सपेंसिव भी था। अब एक रिच के लिए एक्सपेंसिव नहीं था, मिडिल क्लास के लिए एक्सपेंसिव नहीं था, पर पुअर के लिए बहुत एक्सपेंसिव था। जो न्यू एजुकेशन सिस्टम था, ग्लोरीफाई करता था वेस्टर्न वर्ल्ड को। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को तो कुछ समझता ही नहीं था, और वो इंडियंस जो ब्रिटिश सिस्टम के अंदर पढ़ रहे थे उन्हें ग्रूम किया जाता था किसके अकॉर्डिंग? वेस्टर्न थॉट्स के अकॉर्डिंग, वेस्टर्न साइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। उन्हें भास्कर, आर्यभट्ट, पाणिनि तो पढ़ाया ही नहीं जाता था। अब शुरुआत में मैंने बोला था कि मैं इस बात पे अग्री नहीं करती कि हमारे स्कूल्स में साइंस नहीं पढ़ाया जाता था, मैथ्स नहीं पढ़ाया जाता था, ज़ीरो दिया हमने, ठीक है बात। फिर कैसे हम बोल सकते हैं कि मैथ्स और साइंस नहीं पढ़ाया जाता था या टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती थी? भास्कर, आर्यभट्ट, पाणिनि, ये कौन है बेटा? है ना? इन सब का साइंटिफिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन कोई गधा ही होगा जो नहीं बता पाएगा, और हम बोल रहे हैं हमारे स्कूल्स में हम पढ़ाते ही नहीं थे।
जो न्यू एजुकेशन है वो कम्प्लीटली साइडलाइन करता है इंडियन कंट्रीब्यूशन को लिटरेचर और साइंस में। ये सब बोलते हैं कि लिटरेचर भी हमारा अच्छा है, साइंस भी हमारा अच्छा है, और हमें तो कुछ भी नहीं आता था, ऐसा ये लोग बोलते हैं, पर ऐसा सही नहीं था। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section. And students will start with national education, what part 2.